Now come to next part of this wonderful syllabus, leverage analysis. Okay. तो इसके पहले आपने पढ़ लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर. अब लीवरेज एनालिसिस. लीवरेज मीन्स यूजिंग वन फाइनेंशियल वेरिएबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन अनदर फाइनेंशियल वेरिएबल. ये जो वर्ड लीवरेज है ये एक्चुअली साइंस में यूज होता है लीवर. आपकी बुक में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ भी है. द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज हैज इट्स ओरिजिन इन साइंस. इट मीन्स इन्फ्लुएंस ऑफ वन फोर्स ओवर द अदर. तो फाइनेंस में लीवरेज का यूज होता है जब हम कोई एक वेरिएबल यूज करते हैं और उससे किसी दूसरे वेरिएबल पे इंपैक्ट लाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स अगर बढ़ेगा तो सेल्स एक फाइनेंशियल वेरिएबल है. इसका इंपैक्ट किस पे होगा? ईबीआईटी पे, प्रॉफिट पे. उसी तरह अगर ईबीआईटी बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट किस पे होगा? ईबीटी पे होगा, ईपीएस पे होगा. ठीक है. तो एक वेरिएबल को हम इंपैक्ट चेंज करेंगे, दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे उसका इफेक्ट होगा, लेकिन दूसरे वेरिएबल पे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा. अगर हम लीवरेज यूज कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल पे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा. कैसे ज्यादा होगा जरा देखना. दो सिचुएशन लेते हैं. सेल्स पहले 1 लाख था, सेल 10% बढ़ गया तो 1,10,000 हो गया. वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ सेल है. तो पहले वेरिएबल कॉस्ट 50,000 था, अभी 55,000. तो कंट्रीब्यूशन 50,000, 55,000 लेस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट. ऑपरेटिंग एक नंबर बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट कितना लिया जाए? 20,000. चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं. 20,000. तो अब मुझे ईबीआईटी मिलेगा. यहां पर ईबीआईटी आया 30,000, यहां पर ईबीआईटी आएगा 35,000, 35,000 है कि नहीं. अब जरा लीवरेज समझने की कोशिश करो. सेल्स बढ़ा 10% से, 1 लाख से बढ़कर 1,10,000 हो गया. तो ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30,000 से बढ़कर 35,000 हो गया है. जरा परसेंटेज निकालेंगे, कितने से चेंज हुआ? 5,000. 5,000 डिवाइड बाई आपका ओरिजिनल 30 था, इंटू 100 भी करना. उठाओ कैलकुलेटर जरा. 16.67%. वाह. यानी प्रॉफिट पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ा. यूज ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल टू क्रिएट एन इंपैक्ट ऑन अनदर फाइनेंशियल वेरिएबल. सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट पे इफेक्ट ज्यादा हुआ. सेल 10% बढ़ा लेकिन प्रॉफिट 16.67% से बढ़ा. आप गेस करो कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट था, ये नहीं बढ़ा. तो यहां पर आप फिक्स्ड कॉस्ट को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हैं. आपको पता है अगर मैं सेल्स बढ़ाऊंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट उसी अनुपात में नहीं बढ़ेगा, उसी रेशियो में नहीं बढ़ेगा. टोटल कॉस्ट यानी वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन सिर्फ वेरिएबल बढ़ेगा, फिक्स नहीं बढ़ेगा. तो इससे आपको फायदा होगा. इससे आपका प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स के परसेंटेज से ज्यादा होगा. दैट इज कॉल्ड लिवरेज. हियर वी आर यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज इन सेल्स. तो स्टडी ऑफ लिवरेज मीन्स स्टडी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. एग्जाम्पल आपकी बुक में मैंने लिखा है, अभी मत लिखना, जब मैं बोलूंगा तब लिखना. इंक्रीज इन सेल्स लीड्स टू इंक्रीज इन ईबीआईटी. जैसा कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया आपको.
उसी तरह क्या होता है, जब हम EBIT बढ़ाते हैं तो हमारा EPS भी बढ़ता है। EPS मोर देन प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा या सेम एज EBIT बढ़ेगा? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मान लो ये दो सिचुएशन है, ठीक है। EBIT अभी 1 लाख है, 10% से EBIT बढ़ गया, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से था कि क्या EPS भी 10% से बढ़ेगा या 10 से ज्यादा बढ़ेगा? बोलो ना, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। 10 से बढ़ेगा, 10 से ज्यादा बढ़ेगा, 10 से कम बढ़ेगा? हाँ बोलो। अरे कुछ बोल नहीं रहे हो, रिवीजन बैच है भाई। कम होगा, कम होगा, कोई बात नहीं। चलो मैं आगे आपको थोड़ा और इंफॉर्मेशन देता हूं। इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा, कोई एक अमाउंट बताओ इंटरेस्ट का। 10,000, चलिए आपके हिसाब से चलते हैं। 10,000 इंटरेस्ट दूसरे कॉलम में चेंज होगा या सेम रहेगा? गुड। तो EBT हो जाएगी 90,000, 1 लाख। टैक्स एट द रेट ऑफ 50% कर देते हैं, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। 45,000, 50,000, वेरी गुड। अर्निंग आफ्टर टैक्स फिर से वही 45,000, 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स आप बताओ कितना लिखूं? 10,000 लिख दूं? चलो ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा 10,000, तो अर्निंग पर शेयर कितना हुआ? 4.55। यहां तक कोई दिक्कत? अर्निंग पर शेयर कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ? पहले 4.5 था, अभी 5 हो गया, तो 0.50 डिवाइड बाई 4.50, 50 पैसे बढ़े 4.5 रुपए पे, इंटू 100 करना। ओ 11.11, और आधी से ज्यादा क्लास बोल रही थी कि कम होगा। कुछ लोगों ने बोला ही नहीं। सबसे सुखी इंसान कौन? जो कुछ नहीं बोलता, पता ही नहीं चलता है कि मन में सही चल रहा था कि गलत चल रहा था। यही तो लिवरेज है। लिवरेज का पर्पस ही यही है कि मैं किसी एक वेरिएबल को इस तरह से यूज करूंगा कि दूसरे वेरिएबल पे मल्टीप्लायर इफेक्ट आए, मोर देन प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट आए। तो इंटरेस्ट का यही एडवांटेज है। इंटरेस्ट का यही एडवांटेज है कि जब आपकी EBIT बढ़ेगी तो आपका EPS मोर देन प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स्ड है। इज इट राइट? तो फिक्स्ड इंटरेस्ट का यही एडवांटेज है कि जब मेरी अर्निंग बढ़ती है तो मेरा EPS मोर देन प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट बढ़ाकर नहीं देना है, इंटरेस्ट उतना ही देना है। ठीक है। स्टडी ऑफ लिवरेज इज एसेंशियल टू डिफाइन द रिस्क अंडरटेकन बाय द शेयर होल्डर्स। स्टडी ऑफ लिवरेज इज स्टडी ऑफ रिस्क। अब मैं आपसे जल्दी से 2 सवाल पूछूंगा कि पहले एग्जाम्पल में हमने ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को यूज किया EBIT बढ़ाने के लिए, दूसरे एग्जाम्पल में हमने इंटरेस्ट को यूज किया, यानी डेट यूज किया टू क्रिएट मोर देन प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट ऑन EPS। तो यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज गुड और बैड? गुड। यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज गुड और बैड? बोलो ना। गुड इफ द सेल्स इंक्रीज, बट बैड क्योंकि सेल्स घटेगा तो भी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही होगा। उसी तरह यूज ऑफ डेट इज गुड और बैड? गुड इफ योर EBIT is more than interest that you have to pay. Bad if your EBIT is less than interest that you have to pay. So that is the risk involved. लोन लेना है या इक्विटी इशू करना है, क्या करेंगे? कभी जीवन में आपको ये मौका मिल गया डिसाइड करने का, लोन लेना है या इक्विटी इशू करना है, तो क्या करेंगे? लोन लेंगे तो लिवरेज का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन रिस्क भी है कि अगर मान लो इनकम घट गई, EBIT घट गई,
तो भी इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इज इट राइट? तो लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह भी देखना है कि क्या हमारी EBIT is more than the interest that we have to pay. Will you earn enough income, that is EBIT, to pay the interest? Fixed cost होना बुरी बात नहीं है, but you have to ensure that you have enough contribution to meet your fixed cost. और अगर आपको अनसर्टेनिटी लगती है तो उस केस में हमें फिक्स्ड कॉस्ट कम करना चाहिए। ठीक है? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विथ फॉलोइंग फाइनेंशियल वेरिएबल्स। लिखा हुआ नहीं है लेकिन कोई जरूरत नहीं है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने आप ये सारे नंबर आ जाएंगे उसमें। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, EBIT, EBT, टैक्स, EAT, EPS, ये सारे टर्म्स से आप परिचित हैं। अब बताओ बिजनेस में कितने टाइप के फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं? 2 टाइप के, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, इस चैप्टर में हमें क्या करना है, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल सैलरी, फिक्स सैलरी देनी है, सेल्स बढ़े या घटे, इंश्योरेंस, रेंट, ये है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। इसको आप कम कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरह से इसको 0 पे नहीं लेकर आ सकते हो। बिजनेस करोगे तो कुछ तो एम्प्लॉय रखोगे या फिर सारा काम खुद ही करोगे, तो एम्प्लॉय जैसी आया मतलब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। रेंट दोगे, इंश्योरेंस भरोगे, प्रॉपर्टी टैक्स भरोगे, है कि नहीं? तो कुछ फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगा, आप उसको कम कर सकते हो। कम कैसे कर सकते हैं? सारा काम आपको एम्प्लॉय से नहीं करवाना है, कुछ काम आउटसोर्स भी कर सकते हैं, है कि नहीं? आउटसोर्स कर सकते हैं ना। मान लो मुझे ये नोट जो मैं आपको प्रिंट करके देता हूं, 2 तरह से कर सकते हैं। एक हमारे ऑफिस में एक मशीन लगा लो, एक एम्प्लॉय रखो, वो रोज प्रिंट करके आपको नोट्स ला के देगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया मेरा। दूसरा हम क्या करते हैं, आउटसोर्स। हम कुछ अपने पास ना मशीन ना एम्प्लॉय, बाहर जाते हैं, उसको बोलते हैं ये नोट प्रिंट करके दे दो, जितनी कॉपी प्रिंट करेगा उतना पैसा देंगे। तो क्या हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गया। रेंट भी कम कर सकते हैं। सब कुछ खुद मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन कंपोनेंट खुद मैन्युफैक्चर करो, जैसे कार कंपनी करती है। कार वाले क्या करते, कार कंपनी सारा कुछ थोड़ी खुद बनाते हैं, सिर्फ इंजन, मेन कंपोनेंट, और जो बाकी छोटे मोटे जो उसमें लगे रहते हैं पार्ट्स, वो बाहर से लेते हैं। इससे उनका रेंट कम हो जाता है। जितनी ज्यादा चीज बनाएंगे उतने एम्प्लॉय, उतनी जगह, उतना रेंट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को आप कम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी सेल अनसर्टेन है तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को कम रखना है। लेकिन अगर आप बहुत श्योर है कि मेरा सेल्स बहुत अच्छा होगा तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज्यादा रखो। फिर आपका अगर सेल्स बढ़ेगा तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, उससे आपके EBIT पे मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरह फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स ये फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ फाइनेंस है। यहां पे 2 टाइप के हैं, एक तो इंटरेस्ट और एक है प्रेफरेंस डिविडेंड। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को हम चाहें तो पूरी तरह से 0 पे लेकर आ सकते हैं। ला सकते हैं कैसे? लोन लेना ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर इशू करना ही नहीं, सिर्फ इक्विटी। अगर हम सिर्फ इक्विटी इशू करेंगे तो भी बिजनेस चलेगा, है कि नहीं? तो आपका इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड 0 हो जाएगा, लेकिन फिर आपको लिवरेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लिवरेज का बेनिफिट यानी अगर आपका अर्निंग बढ़ा 10% से तो EPS भी 10% से ही फिर बढ़ेगा। मल्टीप्लायर बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर आपको, ठीक है? जितना 1% से EBIT बढ़ेगा उतने % से आपका EPS भी बढ़ता है। तो कंपनी चाहती है कि हमारा जो EPS है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से बढ़े, इसलिए वो थोड़ा अमाउंट बोरो भी करती है। बोरो करोगे तो लिवरेज का एडवांटेज मिलेगा।
अब आपके सिलेबस में 3 टाइप के लिवरेज पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से 3 कुछ याद है? ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज कौन से फिक्स्ड कॉस्ट के साथ डील कर रहा है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। और फाइनेंशियल लिवरेज कौन से फिक्स्ड कॉस्ट के साथ डील करता है? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग लिवरेज मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा था, टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन इट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज? अगर फर्म के पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो सेल्स अगर बढ़ता है तो EBIT मोर देन प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज। इफ द फर्म हैज ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, then the increase in sale will produce more than proportionate increase in EBIT. But it works on reverse direction also. What is reverse? If the sales decreases, EBIT will decrease more than proportionately. EBIT अगर सेल 10% से घटेगा तो हो सकता है आपका EBIT 20% से घट जाए, क्योंकि सेल्स घटने से फिक्स्ड कॉस्ट नहीं घटेगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट के साथ एक बहुत अच्छी बात है, ये फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट के साथ एक बहुत बुरी बात है, ये फिक्स्ड रहता है। जब सेल बढ़ेगा तो आप इसका आनंद उठाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट का, लेकिन जब सेल्स घटेगा तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट आपको चुभेगा, नुकसान देगा। ठीक है। सो व्हाट डज ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर? It measures the impact of change in sale on operating income, which is EBIT. तो ऑपरेटिंग लिवरेज अभी मैं कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा। तो आपको समझना है कि ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने से हमें क्या पता चलता है। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने से आपको पता चलेगा कि अगर सेल 1% से चेंज हुआ तो EBIT कितने परसेंट से चेंज होगा। इफ सेल्स चेंजेस बाय 1%, बाय व्हाट परसेंटेज द EBIT वुड चेंज। तो मान लो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट किया हमने, 5 आया। ऑपरेटिंग लिवरेज इज 5। इसका मतलब है कि अभी अगर जो सेल है वो सेल अगर मैंने 1% से चेंज किया तो हमारा जो EBIT है फिलहाल, जो प्रेजेंट EBIT है, वो 5% से चेंज होगा। वो 5% से चेंज होगा। ये ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब। 1% अगर सेल्स चेंज होगा तो EBIT कितने परसेंट से चेंज होगा। तो अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 5 है तो इसका मतलब है अगर सेल 1% से चेंज होगा, इस पॉइंट से जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, जो मेरा अभी प्रेजेंट सेल है, वहां से अगर सेल 1% चेंज होगा तो जो मेरी अभी प्रेजेंट EBIT है वो 5% से चेंज होगी। इसका मतलब अगर ये सेल 2% से चेंज होगा तो EBIT 10% से चेंज होगा। अगर ये 3% से चेंज होगा तो ये 15% से चेंज होगा। तो इंटू 5 करना है। ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो आप जल्दी से लिख लो। चेंज इन EBIT इज इक्वल टू चेंज इन सेल मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज। कई बार आपको एग्जाम में डायरेक्ट तुरंत आंसर करना रहता है। अगर सेल 10% से बढ़ा, इस एग्जाम्पल में, अब मैं नहीं लिखूंगा, आप बताएंगे, तो आपका EBIT कितने परसेंट से चेंज होगा इस एग्जाम्पल में जो बोर्ड पे दिख रहा है? हाँ बोलो। 50%। सही जवाब। आपको मल्टीप्लाई करना है ऑपरेटिंग लिवरेज से। ठीक है। इट मेजर्स बाय व्हाट परसेंटेज EBIT विल चेंज इफ द सेल्स चेंजेस बाय 1%। ये तो मैंने आपको बता दिया। और कैसे आपको परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालना है वो भी मैंने बता दिया। लेकिन मेन थिंग है कि हम ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं।
ये जो रेशियो है ये हम कैसे निकालते हैं? दो फॉर्मूले आपके सामने हैं। एक है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और एक है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज ईबीआईटी। यस और नो? तो आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में कौन है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स रहता है, इसलिए ये आपका रेशियो जो है ऑलवेज 1 से ज्यादा आएगा। ये रेशियो ऑलवेज 1 से ज्यादा आएगा। अगर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 0 है तो ये रेशियो 1 हो जाएगा। ट्रू या फॉल्स? अगर फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं तो आपका ये रेशियो 1 हो जाएगा ना। अगर ये फिगर में 0 कर दूं तो जो कंट्रीब्यूशन है वही ईबीआईटी है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ये रेशियो 1 से ज्यादा होगा क्योंकि थोड़ी बहुत तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी। लेकिन ये रेशियो नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। एक भाई साहब कह रहे हैं रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर कंट्रीब्यूशन मान लो 10 लाख है और इस कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख है तो ये तो -10 लाख हो गया। तो रेशियो होगा 10 लाख अपॉन -10 लाख। हाँ, माइनस हो सकता है लेकिन 0 और 1 के बीच नहीं हो सकता। नेगेटिव हो सकता है, 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। हाँ, योर क्वेरी। एक से ज्यादा ही होता है लेकिन नेगेटिव हो सकता है ना। अगर आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा और कंट्रीब्यूशन कम है तो आपका आंसर नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब है कि कंपनी की कंट्रीब्यूशन उसके ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से कम है। ठीक है? ऐसी कंपनी में अपना हार्ड एंड मनी, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है जिनकी ऑपरेटिंग लीवरेज नेगेटिव हो, क्योंकि ऐसी कंपनी अपना ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही है। तो ये आपको कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये तो ऑपरेटिंग लिवरेज का डेफिनेशन भी यही कहता है, इट मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। ट्रू और फॉल्स? अरे बोलो ना। ट्रू। लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डिपेंड करता है कि आपको डेटा क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिर यही फॉर्मूला यूज हो पाएगा। दूसरा वाला यूज कैसे करोगे फिर? लेकिन उसमें दिया है प्रेजेंट सेल, प्रपोज्ड सेल, प्रेजेंट ईबीआईटी, प्रपोज्ड ईबीआईटी, उस केस में फिर वो फॉर्मूला यूज करेंगे। इज इट राइट? एक क्वेश्चन मैं भी करता हूं जिसमें आप देखना कि दोनों मेथड से मेरा आंसर सेम आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल ऊपर प्रिंटेड है, सिर्फ स्क्रीन पे देखो। ये मेरा एग्जिस्टिंग कॉलम है जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है। सेल्स 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 5, कंट्रीब्यूशन 5, फिक्स्ड कॉस्ट हम अज्यूम करेंगे 3,000 और ईबीआईटी 2,000। कंपनी ने थोड़ी मेहनत करके सेल्स बढ़ाया तो 10,000 से वो 11,000 हो गया। 10% सेल में बढ़ोतरी हुई। ठीक है? सेल में कितने की बढ़ोतरी हुई? 10% की इंप्रूवमेंट। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा या वही रहेगा? चेंज हो। कितना होगा? पहले 10,000 था तो ये 5 था, यानी वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ सेल है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% ऑफ 11,000 हो जाएगा या 5,000 प्लस 10% हो जाएगा। कैसे भी करो, 5,500 आया। कंट्रीब्यूशन 5,500। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा।
फिक्स्ड कॉस्ट का नाम ही फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि वो फिक्स्ड रहता है। और ये EBIT 2500। अब जरा ध्यान पूर्वक देखिए, आपका सेल कितने परसेंट से चेंज हुआ? 10% से। लेकिन EBIT कितने परसेंट से चेंज हुआ है? 25। 500 रुपए का डिफरेंस डिवाइड बाय 2000, 25% आया। अब मैं इस क्वेश्चन को दोनों फॉर्मूले से आपको प्रूव करूंगा। ये हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, यहां पर कंट्रीब्यूशन 5000 रुपए है, EBIT 2000 रुपए है। तो पहला अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT तो मेरा आंसर आ रहा है 2.5। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूं परसेंटेज चेंज इन EBIT 25 डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल 10 तो भी मेरा आंसर 2.5 आ रहा है। देखा, सेम आंसर आया। लेकिन एक विद्यार्थी बोलेगा लेकिन दूसरे कॉलम में आंसर कुछ और आ रहा है। यहां पे अगर मैं इस सेकेंड कॉलम को लूं तो ये है 5500, टाइप करो, डिवाइड बाय EBIT 2500 तो 2.2 आ रहा है। लेकिन वो तो डिफरेंट सेल का बेस चेंज हो गया ना। मैंने क्या कहता, हर लेवल ऑफ सेल का ऑपरेटिंग लिवरेज अलग होगा। ऑपरेटिंग लिवरेज अगर 10,000 सेल्स पे 2.5 है तो 11,000 पे 2.5 नहीं होगा। जैसे जैसे सेल बढ़ेगा, ज्ञान की बात, जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे ऑपरेटिंग लिवरेज घटेगा, वैसे वैसे ऑपरेटिंग लिवरेज कम होता जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो और ट्राई करके देख सकते हो घर जाके। 15,000 का सेल लेकर देखो, 20,000 का देखो, आपका आंसर कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सेल्स बढ़ता है हमारा रिस्क कम होता जाता है। ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क, इट्स ए मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। तो जब हमारा सेल्स बढ़ता है तो हमारा ऑपरेटिंग रिस्क कम होता है कि नहीं? ऑपरेटिंग रिस्क क्या है? ऑपरेटिंग रिस्क यही है कि आपको लॉस हो सकता है। लॉस हो सकता मतलब क्या हो सकता है? योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट इनफ टू रिकवर योर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना मेरा रिस्क कम होता जाएगा ना। सेल्स बढ़ेगा मतलब ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसलिए धीरे धीरे हमारा ये रेशियो कम होता जाता है। एवरी लेवल ऑफ सेल विल हैव अ डिफरेंट ऑपरेटिंग लिवरेज। वो आपकी बुक में मैंने नीचे कहीं लिखा है 0.5 में, ईच लेवल ऑफ सेल हैज डिफरेंट ऑपरेटिंग लिवरेज। ध्यान में आया? ईच लेवल ऑफ सेल हैज डिफरेंट ऑपरेटिंग लिवरेज। तो चलिए, ये था ऑपरेटिंग लिवरेज। अब जरा इस नंबर 2.5 को कैसे इंटरप्रेट करना है देखो, एक बार वापस रिपीट करेंगे। अगर हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज 2.5 है, इसका मतलब है कि अगर सेल यहां से मतलब 10,000 रुपए से अगर चेंज होता है 1% से तो हमारा EBIT यहां से 2.5% चेंज होगा। तो जल्दी से स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसको देखो और आंसर बोलो। इफ सेल्स चेंजेस बाय 20%, इसी क्वेश्चन में अगर सेल 20% से चेंज होता है तो हमारा EBIT कितने परसेंटेज से चेंज होगा? 20 इंटू 2.5 करो, हाँ 50%। इसी क्वेश्चन में एक और 2.5 लिवरेज याद रखना। टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ 100% इन EBIT, बाय व्हाट परसेंटेज द सेल्स शुड चेंज। अगर आपको EBIT में 100% चेंज चाहिए तो उसके लिए सेल्स में कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी? 40% करनी पड़ेगी। अरे वाह, दोनों जवाब सही निकले। तो इसका मतलब अगर आपको परसेंटेज चेंज इन EBIT चाहिए तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू ऑपरेटिंग लिवरेज। लेकिन अगर आपको परसेंटेज चेंज इन सेल्स चाहिए, एक और लिख के रखना आसपास, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन सेल चाहिए तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन EBIT लेंगे
अपॉन ऑपरेटिंग लिवरेज। रिवर्स वर्किंग भी आना चाहिए। आपको टारगेट देगी मैनेजमेंट कि आपको इस साल ईबीआईटी 100% से बढ़ाना है, तो सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स कितने से बढ़ाना होगा? 40% से। ठीक है, अगर आपको 100% ईबीआईटी बढ़ाना है, मतलब आपको इस एग्जाम्पल में यहां से सेल 40% बढ़ाना होगा, तब जाकर आपका ईबीआईटी 100% से बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो टोटल 4 फॉर्मूले लिख लिया आपने। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सेल इनटू ऑपरेटिंग लिवरेज, या फिर परसेंटेज चेंज इन सेल इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके, अब पिछले पेज पे वापस आ जाओ, फर्स्ट पेज पे इस चैप्टर के। कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैसे ऑलरेडी कॉस्टिंग में आपने सीखा हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा गंभीरता से फिलहाल डिस्कशन नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपने जीवन काल में एक बार तो सुना ही होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। एक बच्चा बोल रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस। इस चैप्टर में ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है इट इज दैट लेवल ऑफ सेल एट विच अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 0। इज इट राइट? तो टेक्निकली कैसे बोलना है आपको? इट इज दैट लेवल ऑफ सेल, इट इज, सॉरी यहां लिखता हूं, दैट लेवल ऑफ सेल। आपको पूरा बोलना है। नो प्रॉफिट नो लॉस बोलना तो बहुत ही साधारण बात है, हम ठहरे नॉट साधारण इंसान। ओके, तो हमें पूरा बोलना है। दैट लेवल ऑफ सेल, सेल इतना होना चाहिए, इट इज दैट लेवल ऑफ सेल एट विच अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू 0, और contribution is equal to operating fixed cost, और contribution is equal to operating fixed cost। यानी contribution और operating fixed cost बराबर है, तो आपका EBIT अपने आप ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है कि मिनिमम कितने सेल्स यूनिट्स होने चाहिए ताकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो सके, तो फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है कि नहीं? मान लो अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट 3,000 रुपए है, तो सेल्स 10 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए है, तो 1 यूनिट से आपको 5 रुपए कंट्रीब्यूशन मिला। 1 यूनिट बेचे 5 रुपया सरप्लस आया, 1 यूनिट बेचे 5 रुपया सरप्लस आया। मुझे फिक्स्ड कॉस्ट 3,000 रुपए रिकवर करने हैं, तो कम से कम कितने यूनिट्स बेचेंगे कि पहले मेरा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए? 600 यूनिट्स। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला जिसमें हमें सेल्स का आंसर आता है डायरेक्टली रुपीज में, उसके लिए पहले मैं एक कैलकुलेशन करूंगा जिसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। इस एग्जांपल में मेरा कंट्रीब्यूशन 5 रुपए है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, मतलब मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50% है। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 3,000 और पीवी रेशियो है 50%, तो ये आंसर आ गया 6,000। दोनों आंसर वैसे एक ही है। ये 600 यूनिट है, ये 6,000 रुपए है। अगर मैं 600 यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6,000 रुपीज आ गया ना। 6,000 रुपीज को 10 से डिवाइड करेंगे तो 600 यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, इससे आपको रिस्क का अंदाज लगता है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट लो हो तो रिस्क
कम है। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा हो, हाइयर हो, तो रिस्क ज्यादा है। पहले ज्यादा जंप मारना थोड़ा मुश्किल होता है ना। जैसे बीकॉम की एग्जाम में ब्रेक इवन 30-35 ही रहता है ना, कभी कभी 35 की जगह 40 भी हो जाता है कुछ कुछ जगह पे। उसमें भी 7-8 मार्क वो ग्रेस में भी दे देते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता तो यानी आपको मुश्किल से 22-23 तक ही लाना है 100 में। उतना भी आ गया तो समझ लेना कि पार हो गए, क्लियर हो गए। और हमारी एग्जाम में 50 तो ब्रेक इवन हाई है, समझे, तो इसलिए रिस्क ज्यादा है। उसी तरह बिजनेस में भी अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपका हाई हो तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि आपका पूरा पहले काफी बड़ा सेल्स जो होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में ही गुजर जाएगा। बहुत सारी कंपनी लॉस में क्यों चलती है? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट उन्होंने बहुत इकट्ठा कर रखा है और फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर ही नहीं हो पाता उनके कंट्रीब्यूशन से। तो अभी इस चैप्टर का ब्रेक इवन पॉइंट से क्या लेना देना है? आप सोचेंगे अचानक मैंने टॉपिक डाइवर्ट कैसे कर दिया, है कि नहीं? तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सॉल्व किए बगैर जवाब देना है कि ये जो अभी आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया इलस्ट्रेशन सेकेंड पेज पे, उसकी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितनी होगी इन रुपीज? 3000 रुपीज एक व्यक्ति का कहना है। 3000 रुपीज तो भाई साहब फिक्स्ड कॉस्ट ही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे ना, तब जाके ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आएगा। हाँ बोलो। तो पहले पीवी रेशियो निकाल लो ना। 5000 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है और 10,000 रुपये सेल है, तो 5000 वेरिएबल कॉस्ट है, 5000 कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल। पिछले वाले क्वेश्चन में एक बच्चा हड़बड़ी में जवाब दे रहा है, उसकी कीमत 6 महीने है 50%। अब इधर आओ, 3000 डिवाइड बाई 50%, यानी जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया उसका ब्रेक इवन सेल 6000 रुपए है। ठीक है, लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो साइड वाला क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन है व्हाट विल बी ऑपरेटिंग लिवरेज एट ब्रेक इवन पॉइंट। जरा उस कॉलम नंबर 3 पे आना और वहां कॉलम नंबर 3 पे 6000 लिखना, बिकॉज 6000 इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। बोलो ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑपरेटिंग लिवरेज कितना होगा? बोलो बोलो, सॉल्व करके बोलो। हाँ, ऐसे गेस मत करो पिछली बार की तरह। मैं पूछ रहा हूं ब्रेक इवन सेल क्या है? 6000, बच्चा बोल रहा है 3000। आंसर नीचे तक जाओ। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट 3000। कंट्रीब्यूशन जोर से बोलो 3000। फिक्स्ड कॉस्ट 3000। ईबीआईटी 0। ये बात सत्य साबित हुई कि आंसर 6000 सही था, क्योंकि ईबीआईटी 0 आ गया। अब ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लो। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 3000 डिवाइड बाई 0 करो कैलकुलेटर पे, कितना आया? कुछ नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन लगा दो ऐसे, यानी कि नीचे मैंने एक बुक में नोट लिखा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज अनडिफाइंड एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट अगर रहा तो वहां पर ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं निकाल सकते। 0 मत लिखना। 3000 डिवाइड बाय 0 इज नॉट 0। 0 डिवाइड बाय 3000 इज 0। ठीक है, चलो एक और मौका दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी जो सेल है वो ब्रेक इवन पॉइंट से कम है। अगले वाले कॉलम पे आओ और 5000 लिख। अब देखना आपका ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑपरेटिंग लिवरेज देखकर आपको समझ में आ जाएगा कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कंप्लीट करो टेबल। 5000, 2500, 2500, जल्दी जल्दी बोलो।
2500, 3000 minus 500, 2500 divided by minus 500, minus 5. माइनस 5 मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे है, आपका कंट्रीब्यूशन आपकी ईबीआईटी आपके फिक्स्ड कॉस्ट से कम है। तो नेगेटिव ऑपरेटिंग लिवरेज सिग्निफाइज दैट द सेल इज बिलो ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, नेगेटिव ऑपरेटिंग लिवरेज सिग्निफाइज सेल इज बिलो ब्रेक इवन। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर लेते हैं, पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। जैसे आप ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर चले जाओगे आपका ऑपरेटिंग लिवरेज पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये बताओ कि आपका ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत कम आएगा या बहुत ज्यादा आएगा, बहुत कम आएगा या बहुत ज्यादा आएगा, छोटा सा एक नंबर आएगा या बड़ा सा नंबर आएगा, छोटा सा आएगा। सॉल्व करो, अपने आप पता चल जाएगा। 6200, 3100, 3100, 3000, 100 रुपीज, 31। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 31 ऑपरेटिंग लिवरेज छोटा है, छोटा है, यानी 1% अगर सेल चेंज हुआ तो ईबीआईटी 31% से चेंज होगा। 2% से अगर सेल चेंज हुआ यहां से तो ईबीआईटी 62% से चेंज होगा। 3% से चेंज हुआ सेल 93% चेंज होगा। तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 31 इज वेरी हाई। तो अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत हाई है, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज दैट यू आर वर्किंग मार्जिनली अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। आप ब्रेक इवन पॉइंट के बहुत करीब हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट के करीब होना रिस्की है या कम रिस्की है? एक स्टूडेंट बोलेगा मुझे ग्रुप 1 में 350 मार्क मिले 400 में से, एक बोला मुझे 200 मिले। किसको ज्यादा रिस्क था? 200 वाले को रिस्क था। क्यों? हाँ, तो उसी तरह अगर यहां पे मेरा सेल 200-250 रुपए से भी घट गया तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। ठीक है, हायर ऑपरेटिंग लिवरेज सिग्निफाइज अ वेरी हाई ऑपरेटिंग रिस्क। हायर ऑपरेटिंग लिवरेज सिग्निफाइज हाई ऑपरेटिंग रिस्क। और आपका ऑपरेटिंग रिस्क बहुत हाई है, ये कैसे पता चलेगा? बाय जस्ट लुकिंग एट द ऑपरेटिंग लिवरेज। इफ इट इज वेरी हाई, you are close to break even point and therefore the operating risk is very high। एक और कॉलम बचा हुआ है, उसको भी भर देते हैं। लास्ट कॉलम पे आओ। सपोज हमारा सेल बहुत 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 ज्यादा है, ब्रेक इवन से बहुत आगे। हम ब्रेक इवन था 6000 और सेल है 1 लाख। अब जल्दी से बोलो, आंसर बहुत छोटा आएगा या बहुत बड़ा आएगा? छोटा आएगा, क्योंकि रिस्क कम है ना। 2-5 हजार से सेल घट भी गया तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। सॉल्व करके लास्ट लाइन तक जाना है। जैसे जैसे मैंने आपको कहा सेल्स बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज घटेगा। अब आपका 1 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि अब आपके सेल के मुकाबले आपका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम है, यानी कंपनी लिवरेज ज्यादा यूज नहीं कर रही है, वेरिएबल कॉस्ट पे पूरा काम कर रही है। तो आपको लिवरेज का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सेल 1% से बढ़ा तो आपका ईबीआईटी 1.064% से बढ़ेगा। तो इसमें से कौन सी स्थिति अच्छी है? लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, या माइनस वाला, या 31 वाला? ये थोड़ा सा सेल बढ़ा एकदम मस्त गया, 31% से बढ़ जाएगा। लास्ट वाला। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ये फर्म टू फर्म वेरी करता है कि कौन कितना रिस्क लेना चाहता है। जिससे आप लोग हैं अल्टीमेट रिस्क टेकर, है कि नहीं? बोलो ना, हाँ या ना, है कि नहीं? देखो, रिस्क टेकर लोग हैं। कहां अपना दिमाग लगाया आपने सीए कोर्स में। इससे बड़ा रिस्क और क्या हो सकता है कि नहीं? तो आप भी तो रिस्क ले रहे हैं, तो हो सकता है किसी कंपनी के लिए अच्छा है। आप भी यहां पर ही है,
31 वाली ऑपरेटिंग लिवरेज में, ठीक है। लेकिन कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, यहां पे हैं। कुछ थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, वो यहां पर है। तो जब तक रिस्क का मामला हो, जब मामला रिस्क का हो तो ये सब्जेक्टिव हो जाता है। फिर भी बिजनेस में नॉर्मली हम बहुत हाई रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो 32 वाला काफी रिस्की था, लेकिन बाकी अगर जो पॉजिटिव है फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट पेज पे एक बार वापस नीचे आ जाओ। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अभी आपने इतने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, क्या सिग्निफिकेंस पाया? इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ EBIT, कि EBIT कैसे वेरी करेगा। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 32 है, 31 है, तो इसका मतलब अगर सेल थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो EBIT बहुत वेरी करेगा। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 1.064 है तो इसका मतलब है कि सेल्स बढ़ेगा लगभग उतना ही EBIT भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये उसका पहला एडवांटेज है। लिवरेज देखकर आप EBIT में कितना इंपैक्ट आएगा वो एक अंदाज आप लगा सकते हैं। दूसरा जो मेन सिग्निफिकेंस है, फिक्स्ड कॉस्ट। इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आता है। इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैसे समझ में आता है? इफ योर ऑपरेटिंग लिवरेज इज वेरी हाई, जो कि हमने एक एग्जांपल लिखा था, 31 आया था। इफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज वेरी हाई, इट इंडिकेट्स योर फिक्स्ड कॉस्ट आर रिलेटिवली हाइयर, यानी आपका फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटिवली हाई है आपके बिजनेस में। 6,200 रुपए का सेल कर रहे हो और 3,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहे हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटिवली हाइयर हुआ। लेकिन इफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज वेरी लो, अब अपने से लिख लेना, इट इंडिकेट्स योर फिक्स्ड कॉस्ट आर रिलेटिवली वेरी लो कंपेयर्ड टू योर सेल्स। रिलेटिवली इसको सिर्फ लो कर देना। फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होना या कम होना अच्छी या बुरी बात नहीं है। आपका सेल कितना है और उसके कंपैरिजन में आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, दैट विल डिफाइन वेदर योर फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई और लो। फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा 3,000 रुपये है हमारे एग्जाम्पल में, लेकिन जब मेरा सेल 6,200 था तो मैंने कहा फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन जब मेरा सेल 1,00,000 रुपए हो गया तो मैंने कहा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कम है। अरे भाई, फिक्स्ड कॉस्ट तो वही है, 3,000 ही है। इन रिलेशन टू सेल फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई और लो। कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट अपने आप में हाई और लो नहीं होता, ठीक है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का तो फिक्स्ड कॉस्ट ही 50,000 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रॉफिट भी 2,00,000 करोड़, तो उनके लिए वो भी ठीक है। एक छोटी दुकान वाले के लिए 50 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट भी बहुत हाई है, उसको रिकवर करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। इज इट राइट? तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। हाई ऑपरेटिंग लिवरेज मीन्स योर फिक्स्ड कॉस्ट आर रिलेटिवली हाई। लो फिक्स्ड ऑपरेटिंग लिवरेज मीन्स योर फिक्स्ड कॉस्ट आर रिलेटिवली लो। और द नेक्स्ट एडवांटेज इज मेजरमेंट ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मीन्स ऑपरेटिंग रिस्क। हाइयर ऑपरेटिंग लिवरेज, हाइयर द ऑपरेटिंग लिवरेज, हाइयर द रिस्क। जैसा अभी हमने एक एग्जाम्पल में 31 लिखा था, तो आप समझ सकते हो 31 बहुत रिस्की सिचुएशन है। अगर सेल घट गया 1% से तो आपका EBIT 31% से घटेगा। अगर सेल 2% से घटा तो सीधे आपका EBIT 62% से घटेगा।
और अगर सेल 4% से घट गया तो ये 124% से घटेगा। आप जानते हैं 124% से EBIT का घटना क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी नंबर, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, कोई भी नंबर अगर 100% से ज्यादा चेंज हो गया नेगेटिव साइड में तो नंबर नेगेटिव हो जाएगा। अगर मेरा EBIT 1 लाख रुपए था, उसको मैं 124% माइनस कर दूं तो नेगेटिव में चला जाएगा। ये सिर्फ 4% सेल अगर घट गया, कितना? सिर्फ 4% हमारी एग्जाम्पल में, तो आपका प्रॉफिट सीधा 1 लाख से -24,000 पे चला जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। ओके, हाइयर द ऑपरेटिंग लिवरेज, हाइयर द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? द रिस्क ऑफ इनकरिंग बिजनेस लॉस। और क्या रिस्क है? कोई जान थोड़ी ले लेगा मेरी, ठीक है? कोई मुझे सूली पे थोड़ी चढ़ा देगा। बिजनेस रिस्क मतलब कि जो आप फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो रिकवर नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज को देखकर आप बता सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 30, 32, 35 है तो मतलब आपका बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा है। थोड़ा बहुत भी अगर सेल घट गया तो आपको लॉस हो सकता है। अब आ जाइए पैराग्राफ नंबर 3 पे, फाइनेंशियल लिवरेज। यहां पर हम कौन से फिक्स्ड कॉस्ट की चर्चा करेंगे? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट के 2 एग्जाम्पल बताओ, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या हमें बोरो करना चाहिए? क्या बोरो करना चाहिए? लोन लेना चाहिए? डिपेंड्स, करेक्ट, डिपेंड्स ऑन EBIT। अगर आपका EBIT इंटरेस्ट पे करने के लिए कैपेबल है तो फिर लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। इज इट राइट? लेकिन आपका EBIT कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है तो ये खतरनाक बात है, कंपनी बंद भी हो सकती है। इज इट राइट? अखबार में पढ़ा होगा ये कंपनी बंद हो गई, वो बंद हो गई, और सबके पीछे कॉमन कारण जो मुझे दिखता है, क्या कॉमन कारण सबके पीछे दिखता है? डेट। डेट, इज इट राइट? डेट का कारण रहता है, क्योंकि फिर धीरे धीरे वो डेट पे नहीं कर पाते हैं। So what is financial leverage? Financial leverage means ability of a firm to use fixed financial charges. तो यहां पे कंपनी क्या करती है? बोरो करती है, बिकॉज उनको पता है बोरो करेंगे तो हम एक फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस पे करना होगा। लेकिन अगर हम फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस से ज्यादा अर्न करेंगे तो हम जितना ज्यादा अर्न करेंगे उसका सीधा इंपैक्ट मेरे EPS पे जाएगा। एक बार हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, जैसे मेरी इनकम 6,000 है और इंटरेस्ट 5,000 है, अब ये पूरा 1,000 सीधे मेरी जेब में जाएगा, ओनर की जेब में। अगली सपोज मेरी इनकम मैंने बढ़ा के 6,000 कर दी, 7 कर दी, अब मेरी 2,000 हो गया। ये जो 1,000 का जो इनकम हुआ एक्स्ट्रा, पूरे का पूरा किसकी जेब में गया? ओनर की जेब में जाता है। एक बार इंटरेस्ट का आपने बर्डन क्रॉस कर लिया, उसके बाद जो भी इनकम होगी सीधा किसकी जेब में जाएगी? ओनर की जेब में। ऑफ कोर्स टैक्स भी लगता है, बट फॉर द टाइमिंग अज्यूमिंग कि टैक्स नहीं है। तो क्या होता है, इससे जब हम बढ़ाते हैं अपना EBIT तो ओनर के इनकम पे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ओनर के इनकम पे मल्टीप्लायर। आप अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि EBIT थोड़ा सा बढ़ता है तो EPS बहुत सारा बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है। इंटरेस्ट फिक्स रहता है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स यूज ऑफ बोरोड मनी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इसलिए कंपनी बहुत बोरो करती है।
क्योंकि उनको लिवरेज का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें डिसएडवांटेज है, ये दोनों साइड ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। अगर ये EBIT बढ़ा 10% से तो EPS 50% से बढ़ेगा। रिवर्स डायरेक्शन में भी काम करता है। अगर EBIT 10% से घट गया तो ये EPS 50% से घटेगा। लेकिन मैनेजमेंट जो रहती है हमेशा एंथुसियास्टिक रहती है, वो हमेशा मान के चलती है कि हमारा EBIT बढ़ेगा। क्या कोई बिजनेस स्टार्ट करते समय सोच के चलता नहीं हमारा EBIT घटेगा, इसलिए हम बिजनेस करते हैं घटने के लिए? हो जाता है आगे चल के बात अलग है, लेकिन स्टार्ट में हमारा जो एक विजन रहता है, एक उम्मीद रहती है कि हमारा EBIT बढ़ेगा, और इस उम्मीद के साथ हम बोरो करते हैं कि इससे हमें EPS बढ़ाने में फायदा होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम। ये बात और है कि आगे ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, so what is financial leverage? It is a mixture of debt and equity in the capital structure of the company. तो मेन आपको अभी क्या करना है, पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले सिखाऊंगा, दूसरा आपको उसका इंटरप्रिटेशन सिखाएंगे, और फिर कुछ नंबर क्रंचिंग करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपकी बुक में है। ये फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, बुक में लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना, स्टूडेंट यहां पे गलती करता है। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट if question is silent about preference share, मतलब प्रेफरेंस शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो फिर इसका काम नहीं है। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। और आपको पता ही है EBIT माइनस इंटरेस्ट को हम कहते हैं EBT। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हर बार मैं बताता हूं, हर बार स्टूडेंट वही गलती करके आता है। कहीं ना कहीं उसको रटाया गया है कि एक ही फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT। नहीं, EBIT अपॉन EBT तब सही है जब सिर्फ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर रहे हो तो भाई उसका भी तो इफेक्ट आएगा, वो भी तो एक फिक्स चार्जेस है, उसको भी तो इंक्लूड करेंगे। तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। समझ में आ गया कब कौन सा यूज करना है? अगर आपको इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, ओनली इंटरेस्ट दिया हो तो ये पोर्शन हटा देना। अब सिर्फ मन में एक सवाल आएगा कि हमने इंटरेस्ट को तो यहां पे पूरा लिखा है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड को हमने डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट किया है, ऐसा क्यों? तो अभी एक P&L अकाउंट विजुअलाइज करो। पहले EBIT आता है, माइनस इंटरेस्ट आता है, फिर EBT आता है, फिर टैक्स आता है, फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, और उसके बाद हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। तो इंटरेस्ट जो हम लिखते हैं उसको हम टैक्स के पहले ही लिख लेते हैं, वो ऑलरेडी प्री टैक्स फिगर है, ऑलरेडी उस पर टैक्स का इंपैक्ट आया ही नहीं है, प्री टैक्स फिगर है। ओके, लेकिन जो हम प्रेफरेंस डिविडेंड लिखते हैं टैक्स के बाद लिखते हैं, ये पोस्ट टैक्स फिगर है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ग्रॉस अप करते हैं।
ग्रॉसअप यानी इसकी प्री टैक्स इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते हैं। वी फाइंड आउट व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट प्री टैक्स वैल्यू। समझने वालों के लिए ये इंफॉर्मेशन थी, रटने वालों के लिए फॉर्मूला काफी है। ये हम ग्रॉसिंग अप कर रहे हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट प्री टैक्स वैल्यू। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, आप प्रूव नहीं कर पाओगे। इज इट राइट? वैसे मैंने देखा एग्जाम में प्रेफरेंस शेयर वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं यहां पे, लेकिन आते भी हैं, तो बिल्कुल नहीं आते ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला तो आप जानते ही, ये तो फाइनेंशियल लिवरेज का डेफिनेशन ही है। इट मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन ईबीआईटी ऑन ईपीएस, इसलिए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर आप ठीक से फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ ईबीआईटी, for a given level of EBIT, the two formula will give you the same answer. अगर आप ठीक से कैलकुलेशन करोगे दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ EBIT, हर EBIT का अलग फाइनेंशियल लिवरेज होता है, हर EBIT का अलग फाइनेंस। जैसे जैसे EBIT बढ़ता जाएगा आपका फाइनेंशियल लिवरेज घटता जाता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। पॉइंट नंबर सी डी ई के नीचे आ जाओ। ई के नीचे एक टेबल बना हुआ है, पहले दो कॉलम यूज करो। EBIT लिखो 10,000, फिर उसके नीचे लिखो इंटरेस्ट हम अज्यूम करेंगे 5,000, इंटरेस्ट 5,000, तो EBT हो गया 5,000। टैक्स अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, 50% टैक्स रेट है, तो 2,500। फिर और नीचे जाओ, अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,500। नंबर ऑफ शेयर अज्यूम करेंगे 1,000। कुछ नंबर हमने अज्यूम किया है, कुछ कैलकुलेट किया है। तो EPS कितना आया? 2.5। अब इस कॉलम पे आ जाओ, सेकेंड कॉलम पे। अब हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करेंगे कि हमारी EBIT 10% से बढ़ गई है। EBIT 10% से बढ़ गई मतलब अभी 10,000 है तो 11,000 हो जाएगा। टेबल कंप्लीट करो। अभी आप बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देंगे? खुशी खुशी, चलिए सर इस बार हमारी इनकम ज्यादा हुई, ये लीजिए 500 रुपये और इंटरेस्ट। कौन देता है? उतना ही रहेगा। 5,000, 6,000, 3,000, 3,000, 1,003। परसेंटेज चेंज निकालो जरा दोनों कॉलम में। परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालो 10%, परसेंटेज चेंज इन EPS निकालो 3 - 2.5 अपॉन 2.5, 20% आएगा। पहले मैं चाहता हूं आप एक बेसिक क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, आ गया यहां तक? मेरा उद्देश्य आपको ये प्रूव करना है कि आप ये फॉर्मूला यूज करो या परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT वाला फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम आएगा। तो अगर मान लो मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं EBIT अपॉन EBT, सर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों नहीं लिखा? अरे है ही नहीं तो क्या लिखो? नहीं है ना, तो नहीं है तो मैंने क्या कहा था? EBIT अपॉन EBT। EBIT अभी यहां पर 10,000 है, EBT 5,000 है, तो आपका आंसर 2 आया। लिखा हुआ है वहां पे 2, लिख लो। फर्स्ट कॉलम में लिख लो फाइनेंशियल लिवरेज 2, फर्स्ट कॉलम की लास्ट लाइन में 2 लिख लिया। अब मैं आपको सिर्फ एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि अगर आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो भी आपका आंसर 2 आएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, 20/10, 2। एग्जाम में हर तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें हर तरह से रेडी रहना चाहिए। ओके, क्लियर?
तो ये दोनों फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल करना सीख लिया। अब हम उसका इंटरप्रिटेशन सीखते हैं। सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना कि ये जो फाइनेंशियल लिवरेज अभी 2 आया आपका आंसर 2, इस 2 का इंटरप्रिटेशन क्या है? 2 का इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर EBIT 1% से चेंज होगा तो EPS 2% से चेंज होगा। ये अगर 2 से चेंज हुआ तो ये 4 से चेंज होगा। अगर ये 10 से चेंज हुआ तो यहां से 20 होगा, जो हमने देखा। अगर ये 50 से चेंज होगा तो 100 चेंज हो जाएगा। ये 2 का इंटरप्रिटेशन कि जिस EBIT से जहां से हमने शुरुआत की वहां से अगर EBIT 1% चेंज होगा तो EPS 2% से चेंज होगा। अगर आपका फाइनेंशियल लिवरेज 2 है, फाइनेंशियल लिवरेज अगर 5 होगा तो 1% ये चेंज हुआ तो 5% वो चेंज होगा। इस तरह से 2 रट के मत चले जाना। 2 इस एग्जाम्पल के लिए 2 है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जीवन भर 2 ही लेना है हमें। चलो एक क्वेरी आप भी सॉल्व करो इस क्वेश्चन के लिए कि अगर मान लो फाइनेंशियल लिवरेज 2 है इस एग्जाम्पल में और आपका EBIT 20% से चेंज होता है तो EPS कितने % से चेंज होगा? 40% से होगा। ठीक है। और अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा EPS 100% से चेंज हो तो उसके लिए हमें EBIT कितना बढ़ाना होगा? 50%। है कि नहीं? तो बातों ही बातों में 2 फॉर्मूले और लिख लेते हैं आसपास कहीं। क्या लिखें बोलो? परसेंटेज चेंज इन EPS चाहिए तो परसेंटेज चेंज इन EBIT मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। और अगर परसेंटेज चेंज इन EBIT चाहिए तो क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है। आगे बढ़े। आज एक और फॉर्मूला सीखेंगे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये पॉइंट नंबर ई में लिखा हुआ है आपकी बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स इट इज दैट लेवल ऑफ EBIT, इट इज दैट लेवल ऑफ EBIT एट विच EPS इज 0। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपका EBIT कितना होना चाहिए कि उस EBIT पे आपका EPS 0 हो जाए, एटलीस्ट लॉस ना हो। तो निकालेंगे कैसे? हमें इतना अर्न करना है कि हम इंटरेस्ट पे कर सकें और प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर सकें। इसका मतलब यह भी है कि इट इज दैट लेवल ऑफ EBIT विच इज सफिशिएंट टू पे इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ऐसा हम कह सकते हैं ना? एक सेकेंड। इट इज दैट लेवल ऑफ EBIT which is sufficient to pay interest and preference dividend। ओके, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड पे हो जाए, इतना कम से कम EBIT हो, इक्विटी शोल्डर को नुकसान नहीं होगा। निकालना कैसे? आपको जितना इंटरेस्ट पे करना है आपको कम से कम उतनी अर्निंग होनी चाहिए।
है कि नहीं? अगर 5,000 रुपये इंटरेस्ट पे करना तो मेरी अर्निंग कितनी होनी चाहिए? 5,000 कम से कम। लेकिन जितना आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, आपकी अर्निंग उससे ज्यादा होनी चाहिए। ट्रू और फॉल्स? 5,000 प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना हो और अगर टैक्स रेट 50% हो तो आपको ईबीआईटी कितनी होनी चाहिए? 5,000 रुपये प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है और टैक्स रेट 50% हो तो उसके लिए अर्निंग कितनी होनी चाहिए? 10,000 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 10,000 आप कमाओगे तो पहले आपको टैक्स भरना पड़ेगा 50%, 5,000। फिर जो बचा 5,000 उससे आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाओगे। इसलिए फॉर्मूले में इंटरेस्ट को हमने छेड़छाड़ नहीं किया। जितना इंटरेस्ट पे करना है उतनी अर्निंग होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है तो आपकी अर्निंग इतनी होनी चाहिए कि टैक्स भी पे कर सकें और प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर सकें। इसलिए हमने उसको ग्रॉस अप कर दिया वापस वहां पे। इज इट राइट? तो अभी जो आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया बुक में, कॉलम 1, 2, उसमें इंटरेस्ट सिर्फ है 5,000 रुपए, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो उस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तो आपका क्या जवाब होगा? सिर्फ इंटरेस्ट ही है। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो आपका आंसर होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज 5,000। बिजनेसमैन को फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। ओके? लोन लेने में बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये मानना चाहिए इस एग्जाम्पल में कि मुझे कम से कम ईबीआईटी 5,000 रुपए अर्न करना है। क्या मैं इतना अर्न कर सकता हूं? अगर जवाब है हां, तो आओ आगे बढ़ो, लोन ले लो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं 5,000 अर्न करना मुश्किल हो सकता है, उस केस में फिर हम लोन नहीं लेंगे। तो आपको बेंचमार्क पता होना चाहिए कि मुझे ये दौड़ में यहां तक पहुंचना है, तो ही जाकर ये दौड़ना अच्छी बात है कि नहीं? तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंस। मान लो एक कंपनी 50 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे करती है, अच्छी बात है या बुरी बात है? इंटरेस्ट पे कर रही है। और एक कंपनी 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे कर रही है, कौन रिस्की है? एक कंपनी 50 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रही है और एक कंपनी 1 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रही है, कौन ज्यादा रिस्की है? डिपेंड्स कि उसकी ईबीआईटी कितनी है। जो कंपनी की इंटरेस्ट 50 करोड़ है उसकी ईबीआईटी 500 करोड़ है, और जो कंपनी की इंटरेस्ट 1 करोड़ है उसकी ईबीआईटी 1.1 करोड़ है। अब बोलो कौन रिस्की है? 1.1 वाला ज्यादा रिस्क है ना। 1.1 और इंटरेस्ट 1 करोड़ का लाइव, सिर्फ 10 लाख का आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। थोड़ा सा ईबीआईटी घट गया तो लॉस, अपनी जेब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जिसकी इंटरेस्ट बर्डन 50 करोड़ है वो 500 करोड़ कमा रहा है। 5 करोड़ रुपए मान लो घट भी गया, 100-200 करोड़ भी घट गया इनकम, तो अपनी जेब से तो कुछ नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, इंटरेस्ट बुरी बात नहीं है। ईबीआईटी वर्सेस इंटरेस्ट कंपेयर करो और फिर डिसाइड करो कि बुरी बात है या नहीं। इज इट राइट? चलिए, हमने 5,000 रुपए ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया। फिर वही सवाल, व्हाट विल बी फाइनेंशियल लिवरेज एट ब्रेक इवन पॉइंट? कैलकुलेट करो। तीसरे कॉलम पे आ जाओ। आपकी बुक में भी 7 कॉलम भरने हैं, 2 भर चुके हैं। तीसरे में आ जाओ, 5,000 लिखो वहां पे, नीचे तक जाओ फटाफट। 5,000, 5,000, 0, टैक्स भी 0 लगेगा, ईएटी 0, नंबर ऑफ शेयर 1,000, ईपीएस 0। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 5,000 अपॉन 0 कितना होता है? 5,000 अपॉन 0 इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, जिसका कोई हम मूल्यांकन नहीं कर सकते।
ठीक है, कोई उसको क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा मूल्यांकन थोड़ा ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई है कि नहीं, क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी। चलिए अब हम थोड़ा सा ब्रेक इवन से नीचे आकर देखते हैं क्या होता है। बोलो एक नंबर 4000। देखा, कंप्यूटर जी आपकी आवाज को पहचानने लग गए हैं। 4000 नीचे तक जाओ, लास्ट लाइन तक। 5000, 1000, 500। अरे 500 का नुकसान हो गया। नुकसान में भी फायदा, टैक्स शील्ड मिलेगा। टैक्स शील्ड सुना है आपने, लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम। तो सेट ऑफ समझ लो, 500 का सेट ऑफ मिल जाएगा। वैसे आपको कैलकुलेशन के लिए सिर्फ पहली 3 लाइन चाहिए, आगे की लाइन आप लिखो या मत लिखो, आपका आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी हम लिख देते हैं। तो ये हमारा टेबल कैलकुलेट हो गया। लॉस में एक बच्चे ने पूछा कि लॉस में गवर्नमेंट आपको टैक्स देती है क्या? गवर्नमेंट टैक्स नहीं देती, गवर्नमेंट सेट ऑफ अलाउ करती है ना, तो एक तरह से हमारे लिए वो सेविंग ही हो गई। गवर्नमेंट कहां आपको टैक्स देगी? गवर्नमेंट तो लुटेरी है। 4000 डिवाइड बाई 1000 -4, वो तो ऑफिशियल लुटेरी है। -4 आ गया। आपकी बुक में देखो नीचे एक नोट लिखा हुआ है, नेगेटिव फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है कि आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे काम कर रहे हैं। तो अगर आपको इंस्टीट्यूट पूछे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव फाइनेंशियल लिवरेज, इट मींस कंपनी इज ऑपरेटिंग बिलो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इट मींस इट्स ईबीआईटी इज नॉट सफिशिएंट टू पे इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अब एक हम क्या करते, थोड़ा सा बाउंड्री से थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। 5000 तो मेरी ब्रेक इवन पॉइंट है, 500 ले लेते हैं। आपका आंसर बहुत ज्यादा आएगा या बहुत कम आएगा? यस, जब भी आप बाउंड्री के करीब होते हैं रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, तो 5500 लिखो, 5000 लिखो, 500, 250, 250, 1000, 0.25 एंड 11। आया 11 बहुत हाई है। इसका मतलब अगर ईबीआईटी 1% से चेंज होगी यहां से, तो ईपीएस 11% से चेंज होगा। दोनों साइड कम हुई तो ये भी 11% कम होगा, बढ़ेगा तो ये 11% बढ़ेगा। इसका मतलब अगर 10% से ईबीआईटी चेंज हुआ, 10% से इस पॉइंट पे, तो ईपीएस 10 into 11 110% से चेंज होगा। 110% अगर बढ़ा तो अच्छी बात है, घटा तो मतलब आपका ईपीएस नेगेटिव हो जाएगा। जब भी कोई नंबर हम 100% या उससे ज्यादा घटाते हैं तो नंबर या तो 0 या नेगेटिव हो जाता है। इज इट राइट? तो मात्र 10% ईबीआईटी चेंज होने पर आपका ईपीएस नेगेटिव हो सकता था उस पिछले एग्जाम्पल में। चलो पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा जाए? बहुत हाई, 5000 इंटरेस्ट और इनकम 1 लाख, कोई टेंशन नहीं। तो कोई टेंशन नहीं, आपके आंसर में भी दिखेगा नीचे। फाइनेंशियल लिवरेज एकदम कम आएगा, थोड़ा 1 से ज्यादा आएगा, 1.05 आ गया। देखो जरा 1.05। 1.05 एक तरह से देखा जाए तो रिस्क बहुत कम है। ये सिचुएशन दर्शाता है कि रिस्क बहुत कम है, लेकिन ये सिचुएशन ये भी दर्शाता है कि आप लिवरेज का फायदा नहीं उठा रहे हैं। लिवरेज का फायदा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी अर्निंग मान लो यहां से बढ़ती है 10%, तो आपका ईपीएस 10.5% ही बढ़ेगा सिर्फ, है कि नहीं? लगभग 10.5% के आसपास बढ़ेगा। तो बहुत ज्यादा आपके ईपीएस पे मैग्नीफाइंग इफेक्ट नहीं आएगा, बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। अब आप सोच रहे कि 7वां कॉलम क्या होगा? सब तो हमने लिख लिया। अगर मान लो इंटरेस्ट हो ही नहीं तो आपका आंसर क्या होगा? अगर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हो, ऑपरेटिंग इस एग्जांपल में फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हो, तो उस केस में आपका आंसर 1 आएगा। एग्जाम में टाइम वेस्ट भी मत करना,
अगर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, पूरा 100% इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, तो वहां पे फाइनेंशियल लिवरेज 1 आएगा। वो भी मैंने आपकी बुक में 6th नंबर पॉइंट में लिख दिया है। व्हेन देयर इज नो इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। एक तरह से बहुत अच्छी बात है यहां पे कि कोई रिस्क नहीं है, आपके ऊपर इंटरेस्ट पे करने का कोई बर्डन नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने का कोई बर्डन नहीं है, चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज है कि जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आपका ईपीएस भी उतने ही परसेंटेज से बढ़ेगा, कोई बहुत स्पीड से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब वापस वही पुराना सवाल, ये 7 में से कौन सा कॉलम सबसे अच्छा है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट की रिस्क टेकिंग एबिलिटीज पे। समझ में है? बहुत सारी बुक में लिखा रहेगा 2 अच्छा है, 1.8 अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद को ही सोचो ना कि आप भी तो 11 वाली फाइनेंशियल लिवरेज पे हो, लेकिन रिस्क लिया ना। फिर बहुत लोग रिस्क लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, अरे ये कौन आ गया? आपकी बुक में लिख दिया है मैंने, पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑन ईपीएस। ओके, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑन ईपीएस। अभी आपने 7 कॉलम बनाए, देखा आपने वहां पे, हाउ द ईपीएस वुड चेंज इफ द ईबीआईटी चेंजेस बाय सर्टेन परसेंटेज। ओके, अगर फाइनेंशियल लिवरेज 11 है, इसका मतलब ईपीएस यहां से 11% चेंज होगा। अगर फाइनेंशियल लिवरेज 1.05 है, मतलब यहां से आपका ईपीएस 1.05% चेंज होगा फॉर एवरी 1% चेंज इन ईबीआईटी। तो ये देखकर आपको एक अंदाज लग जाता है। पॉइंट नंबर 2, इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। टेबल देखना, 7 कॉलम बनाए मैंने। अगर आपका फाइनेंशियल लिवरेज नेगेटिव है, इज इट एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क? बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है भाई। यहां तो हम इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं दे पा रहे, इक्विटी डिविडेंड तो दे ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। तो रिस्क है ना इक्विटी इन्वेस्टर्स को। अगर 11 को देखते हैं तो भी बहुत हाई फाइनेंशियल रिस्क है। कल को थोड़ी सी इनकम घट गई तो कंपनी इंटरेस्ट और डिविडेंड पे नहीं कर पाएगी। लेकिन 1.05 को देखते हैं तो हम बोलेंगे वाह मजा आ गया, नो फाइनेंशियल रिस्क, बहुत कम फाइनेंशियल रिस्क है। तो नंबर देखकर आप फाइनेंशियल रिस्क का अंदाज लगा सकते हैं। ये पॉइंट शायद आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, पॉइंट ई में लिखा हुआ, इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, उसको भी टिक कर दो, वो भी सिग्निफिकेंस में ही आएगा। इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस थ्योरी क्वेश्चन है तो ये 3 पॉइंट लिखना है जो मैंने आपकी बुक में लिखा है। आप चाहो तो आपके किसी और बुक में से कोई और पॉइंट्स हो तो वो भी लिख देना। इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। इफ फाइनेंशियल लिवरेज इज वेरी हाई, so what does it indicates? It indicates fixed financial charges. Fixed financial charges means interest and preference dividend are relatively very high. Are relatively very high as compared to EBIT. ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में इंटरेस्ट हमने 5,000 रुपए लिखा है, सारे कॉलम में लिखा था ना। लेकिन अगर हम 11 वाले कॉलम को देखते हैं तो वहां लगता है कि इंटरेस्ट का बर्डन बहुत ज्यादा है, 5,500 की अर्निंग है और 5,000 रुपए का इंटरेस्ट है।
तो वहां पे मेरा इंटरेस्ट का बर्डन बहुत ज्यादा दिख रहा है। लेकिन मैं वो 1 लाख वाले कॉलम को देखूंगा तो आप बोलेंगे कि अरे बहुत कम है, जबकि वो है अमाउंट उतना ही 5,000। लेकिन जब मैं ईबीआईटी के साथ रख कर उसको देखता हूं तब मुझे लगता है ये कम है या ज्यादा है। इज इट राइट? तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है या कम है, एंड वाइसा वर्सा ऑल्सो। समझ में आया? अब आ जाते हैं कंबाइंड लिवरेज पे। एक साथ पहले तीनों लिवरेज में पढ़ देता हूं और उसके बाद नीचे 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम में नॉर्मली इनसे मिलते जुलते 3 क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं आएंगे, ठीक है? मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो पहले एक छोटा सा डायग्राम कहीं आसपास बना लो तो समझने में इजी हो जाएगा। सेल्स एंड ईबीआईटी, कौन सा लिवरेज उनको कनेक्ट करता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। इज इट राइट? Operating leverage measures by what percentage EBIT would change if sales changes by 1%. तो यहां पर हम कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट को हम देख रहे हैं? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का हम इंपैक्ट देख रहे हैं। फिर इन दोनों को कनेक्ट करो। कौन सा लिवरेज EBIT और EPS को कनेक्ट करता है? फाइनेंशियल लिवरेज। और यहां पे हम कौन से फिक्स्ड कॉस्ट की चर्चा कर रहे हैं? फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। तो अब आप गेस करो कि कंबाइंड लिवरेज क्या करने वाला है? कंबाइंड लिवरेज विल मेजर डायरेक्टली what will be the impact of change in sale on EPS. Is it right? तो यहां पर हम क्या करेंगे? कंबाइंड लिवरेज यूज करेंगे। कंबाइंड लिवरेज क्या मेजर करता है कि अगर सेल 1% से चेंज हुआ तो EPS कितने % से चेंज होगा डायरेक्टली। और यहां पर हम दोनों फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। तो डायग्राम से आपको सब समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले इन दोनों को समझो। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज मान लो 5 है, इसका मतलब है कि अगर सेल 1% से चेंज होगा तो EBIT 5% से चेंज होगी। बोलो ना हाँ या ना। अगर ये 5 है तो 1% सेल से 5% EBIT पे चेंज होगा। अगर मान लो फाइनेंशियल लिवरेज 2 है, इसका मतलब है कि अगर EBIT 1% से चेंज होगा तो EPS 2% से चेंज होगा। फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ 2 का मतलब अभी हमने लिखा भी था, 1% EBIT चेंज होगा तो 2% से EPS चेंज होगा। तो अगर ये EBIT 5 से चेंज होगा, हमने यहां 5 तक पहुंच गए, तो आपको बताना है कि ये EPS कितने से चेंज होगा? 10% से। 5 into 2 हमारा फाइनेंशियल लिवरेज है। मेरा क्वेश्चन, अगर ये EBIT 5% से चेंज होगा, फाइनेंशियल लिवरेज 2 है, तो EPS कितने % से चेंज होगा? 10% से होगा ना। 5 into 2 आज आपने लिखा था ना, परसेंटेज चेंज इन EBIT इनटू फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS। तो अब मुझे बताओ कि 1% चेंज सेल हुआ तो हमारा टोटल EPS कितने से चेंज हुआ? 10 हुआ ना, तो 10 हो गया। तो 10 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीधा एक काम करो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ये इसकी लॉजिक है, ठीक है? तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे इस मामले में आज।
कंबाइन लिवरेज निकालना हो तो हम DOL इंटू DFL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, बस वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया अभी कि अगर मान लो ये 1% चेंज होता है और ये 5 है तो आप पहले यहां पे पहुंचेंगे, और अगर ये 2 है तो आप यहां पे 10 में पहुंचेंगे। 2 स्टेप में पहुंचे तो एक ही स्टेप में पहुंचना हो तो 10% आंसर आना चाहिए ना, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, प्लस नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टोटल लिवरेज निकाल लो, उसको लगता है टोटल का मतलब होता है 5 + 2 7, टोटल नहीं होगा ना, इंपैक्ट बराबर नहीं आएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। सो व्हाट इज कंबाइंड लिवरेज? कंबाइंड लिवरेज इज यूज्ड टू मेजर द टोटल रिस्क ऑफ द फर्म, दैट इज ऑपरेटिंग रिस्क and financial risk, and it is measured as product of the two, degree of operating leverage into degree of financial leverage, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप फॉर्मूला यूज करने में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, सेम आंसर आएगा। अगर ऑलरेडी आपने पहले वो दोनों नंबर कैलकुलेट कर लिए हैं तो शॉर्टकट क्या होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये वापस इतना लिखना और फिर से कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस पढ़ लिया आपने, सिग्निफिकेंस ये है, इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन EPS। अगर सेल 1% से चेंज होता है तो EPS कितने % से चेंज होगा, दैट इज व्हाट यू कैन मेजर फ्रॉम कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का एक और नाम है टोटल लिवरेज, लिख के लो, कंबाइंड लिवरेज का एक और नाम है टोटल लिवरेज। अब एक इंटरप्रिटेशन यहां पे है, मान लो अगर कंबाइंड लिवरेज 2 है और अगर सेल 10% से चेंज हुआ तो EPS कितने से चेंज होगा, 10 × 2 20%। तो यहां पर आज वापस 2 लाइन लिख के रखना, परसेंटेज चेंज इन EPS इक्वल टू, ये सब मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। मैं चाहता तो सिर्फ 3 फॉर्मूला देता आपको और घर चले जाता, है कि नहीं, लेकिन पूरी आपको स्टोरी सुनाई मैंने इतनी लंबी 1 घंटे में। वैसे काम सिर्फ 3-4 फॉर्मूले का ही है। परसेंटेज चेंज इन सेल इनटू कंबाइंड लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन सेल इनटू कंबाइंड लिवरेज विल गिव यू परसेंटेज चेंज इन EPS। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन सेल्स चाहिए, यानी टारगेट कॉस्टिंग, हमें इतना EPS बढ़ाना है तो हमें सेल्स कितने से बढ़ाना होगा, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन कंबाइंड लिवरेज। ये सब बातें पता होने से आपको पता है कि मुझे सेल्स पे कितना फोकस करना है। शेयर होल्डर बोल रहा है कि मुझे EPS 50% बढ़ा कर दो और आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज 2 है, तो सेल्स को कितना, सेल्स डिपार्टमेंट को 25% सेल बढ़ाना होगा, तब जाकर आपकी 50% EPS बढ़ाने की इच्छा पूरी होगी। इज इट राइट? तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बुक में ही सॉल्व करना है आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने लिया यहां पे उसको डिस्कस करने के लिए, और आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, आज घर जाके सोने के पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन पहले घर जाना। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज अंडर सिचुएशन 1 and 2 एंड फाइनेंशियल प्लान A and B रिस्पेक्टिवली। 2 सिचुएशन है और 2 प्लान है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 आंसर निकालने हैं आपको।
सिचुएशन 1 में 2 प्लान ए प्लान बी आएगा और सिचुएशन 2 में प्लान ए प्लान बी आएगा। रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज विच गिव द हाइएस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू? How are these information useful to the, underline, how are these information useful to the financial manager of the company? मतलब ब्रैकेट में लिखो सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मैंने आपकी बुक में तीनों के लिए लिखवा रखा है कि नहीं? तो आप होमवर्क में लिख लेना सिग्निफिकेंस। दूसरा उन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सी कॉम्बिनेशन आपको हाईएस्ट वैल्यू देगी और कौन सी कॉम्बिनेशन लोवेस्ट वैल्यू देगी, तो वो भी आपको मार्क करना होगा आपके आंसर में। क्वेश्चन बहुत इजी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2000 यूनिट, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल है 50%, तो हम 2000 लेंगे अपने आंसर में या 50% ऑफ 2000 लेंगे? 50% लेंगे, यानी 1000 यूनिट। स्टूडेंट कभी कभी जल्दी जल्दी में 2000 यूनिट लेके सॉल्व कर देता है, मार्क्स पूरे कट जाएंगे। सेलिंग प्राइस 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए, सिचुएशन 1 फिक्स्ड कॉस्ट 4000, सिचुएशन 2 फिक्स्ड कॉस्ट 5000। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल प्लान ए बी, पहले में इक्विटी 5000 है, बी में 15000 है, डेट पहले में 15 है, दूसरे में 5 है, यानी टोटल 20 है, लेकिन उसका कॉम्बो अलग अलग है, 5 15 15 5, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होगा प्लान ए और प्लान बी में। कॉस्ट ऑफ डेट 10% है। तो पहले फॉर्मेट समझ लो। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। सिचुएशन 1 में 2 प्लान है ए और बी, और सिचुएशन 2 में भी 2 प्लान है ए और बी। टोटल बनेंगे 4 कॉम्बिनेशन, है कि नहीं? हो सकता है आप फिक्स्ड कॉस्ट 4000 लो लेकिन डेट 15000 लो, या फिक्स्ड कॉस्ट 4000 लो लेकिन डेट 5000। तो अभी उठाओ पेन पेंसिल एंड राइट। आउटपुट सोल्ड पर एनम 50% ऑफ 2000, कितना लिखोगे? 1000। ध्यान देना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं लेनी है। इंस्टॉल तो कुछ भी हो सकता है, माल कितना बिका वो इंपॉर्टेंट है। SPPU सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2020 पॉइंट C, देयरफॉर सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाई A इंटू B, 20,000 20,000 20,000 20,000। फिर पॉइंट नंबर डी लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। तो ऊपर 1000 है ना, इंटू 10 करो, तो ये 10-10 हजार लिख दो 4 बार। अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ। पॉइंट नंबर ई, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में भी कोई चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट तक आपका आंसर सेम रहेगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने कोई फिक्स्ड कॉस्ट को इस्तेमाल ही नहीं किया अपने आंसर में। ठीक है, अब इसके आगे जरा ध्यान देना, आंसर चेंज होता जाएगा। लेस फिक्स्ड कॉस्ट। सिचुएशन 1 में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? दोनों कॉलम में 4000 लिखो। सिचुएशन 2 में कितना है? दोनों कॉलम में 5000 लिखो। अब आ जाओ EBIT पे। EBIT 6000, 5000, 5000, लेस इंटरेस्ट। रुको 1 मिनट, ये आंसर अलग अलग लिखना है। पहले कॉलम में सिचुएशन 1 प्लान ए। प्लान ए में आपका डेट 15000 है, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो कितना हुआ? 1500। कैलकुलेशन लिख दो,
15,000 इंटू 10%, और दूसरे प्लान बी में 500 आएगा आंसर। क्यों? 5,000 डेट है और 10% है, तो 500 हुआ ना। उसी प्रकार यहां पे फिर से रिपीट करो, 1500 और 500 हो गया। एक और लाइन लिखना, EBT। EBT कितना है? 4,500, 5500, 3500, 4500, लगभग पहुंच गए। तो ये हो गया मेरा पहले बेसिक कैलकुलेशंस, यहां तक सभी कर सकते थे। डिग्री ऑफ कंबाइंड ऑपरेटिंग लिवरेज इस कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन है, अपॉन EBIT। सिर्फ सिंपल आपको कैलकुलेटर जरा ठीक से यूज करना है, और ये जो भी 6-7 मार्क का क्वेश्चन है मिल जाएगा आपको। पहला आंसर बताओ, 1.67। हाँ, दूसरा, फिर 2.2, एक लाइन नीचे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन EBT। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है। 1.33, 1.09, देन 1.43, 1.11। बाकी लोग चेक कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो? ठीक। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ऐसे एग्जाम में फॉर्मेट बना के नहीं आता है, ठीक है, अपने से बनाना पड़ेगा। 2.22, 1.82, 2.86। अब इसमें हाईएस्ट को ढूंढो। हाईएस्ट, ये कॉम्बिनेशन हाईएस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही हाईएस्ट है कि नहीं? ये हाई हाई वाला कॉम्बिनेशन है। और ये लोवेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही कम है। लोवेस्ट वाला कॉम्बिनेशन यूज किया आपने वहां पे। जो फिक्स्ड कॉस्ट कम है वो लिया है, जो इंटरेस्ट कम है वो लिया है। तो लोवेस्ट का कॉम्बिनेशन यूज किया हमने वहां पे, इसलिए आपका जो कंबाइंड लिवरेज है वो भी लोवेस्ट आया। और उसके बाद वाले कॉलम में जो हाईएस्ट है वो हमने लिया है ना। सिचुएशन 2 में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हाई है और प्लान ए का फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, इसलिए वो हाईएस्ट है। होमवर्क क्या करना है आपको समझ में आ गया? सिग्निफिकेंस लिखना है। 2 क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे, 2 and 3 ट्राई करके आना। वैसे मैं क्लास में करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।